चलिए एक कहानी समझते हैं कि कैसे एक राष्ट्र ने अपनी पहचान को फिर से गढ़ा। और ये पहचान किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के जरिए गढ़ी गई। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 की सुबह। वो कोई आम सुबह नहीं थी। ये वो पल था जब सदियों पुराने एक साम्राज्य के सारे निशान अचानक गायब हो गए और उनकी जगह ली एक नए प्रतीक ने, जिसकी जड़ें हमारी प्राचीन विरासत में थीं। अब देखिए कि ये बदलाव कितना बड़ा और गहरा था। मतलब रातों रात सत्ता की पूरी विजुअल लैंग्वेज ही बदल गई। जहां रॉयल क्राउन हुआ करता था, वहां अब अशोक की लाट थी। करेंसी से राजा की तस्वीर हट गई और राजकीय प्रतीक आ गया। और तो और हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट की जगह अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाने लगा। तो सवाल उठता है कि एक नए नए आजाद हुए देश ने अपना चेहरा कैसे चुना। ये कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे देश के मूल सिद्धांतों और उसकी पहचान को लेके लगभग 2.5 साल तक चली एक बहुत गहरी बहस थी। देखिए, अगस्त 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, पर एक अजीब सी स्थिति थी। हमारे सरकारी दस्तावेज, हमारी करेंसी, हमारी वर्दियां, इन सब पर अब भी पुराने शासकों के ही निशान थे। तो सबसे पहला और सीधा सवाल ये था, क्या आज़ाद भारत को रॉयल क्राउन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए? और इसका जवाब एक सुर में था, बिल्कुल नहीं। और इसी सोच को सरदार पटेल जैसे बड़े नेताओं ने आवाज दी। उन्होंने साफ कहा कि एक नई पहचान के लिए नए प्रतीक चाहिए। उनका मानना था कि अगर हम आज़ादी से पहले के प्रतीकों के साथ ही देश चलाते रहे, तो लोगों के दिमाग से वो गुलामी वाली भावना कभी जाएगी ही नहीं। और बस यहीं से शुरू हुई एक राष्ट्रव्यापी खोज, जिसमें संविधान सभा के पास सुझावों की जैसे बाढ़ आ गई। ये एक तरह से द ग्रेट एम्ब्लम डिबेट की शुरुआत थी। लोगों की तरफ से कई तरह के सुझाव आए। कुछ सुझाव तो हमारी धार्मिक परंपराओं से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, जैसे कि धर्मचक्र, गाय या फिर अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें। ये सब ऐसे प्रतीक थे जिनसे करोड़ों लोग पहले से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का नजरिया भविष्य की ओर था। उन्होंने आधुनिकता, एकता और कृषि से जुड़े प्रतीक सुझाए, जैसे कोई फैक्ट्री या बांध, हल चलाते हुए बैल या फिर धान की बालियां। लेकिन हमारे देश के संस्थापकों ने इन सारे आइडियाज को मंजूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे प्रतीक की तलाश में थे जो कुछ बहुत ही खास और ऊंचे पैमानों पर खरा उतर सकें। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन से सिद्धांत थे जिनके आधार पर नया प्रतीक चुना जाना था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हमारा प्रतीक ऐसा होना चाहिए जो भारत के हजारों साल पुराने इतिहास और उसकी नई नई लोकतांत्रिक आकांक्षाओं दोनों के बीच एक पुल का काम कर सके। एक ऐसा प्रतीक जिसमें हमारी प्राचीन संस्कृति भी दिखे और हमारा आधुनिक लोकतंत्र भी। और इस बहस में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पक्ष भी बहुत साफ था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतीक को हर हाल में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर होना चाहिए, जो किसी एक धर्म का नहीं बल्कि हर नागरिक का बराबर प्रतिनिधित्व करे। कोई देवी देवता या पौराणिक चिन्ह नहीं। तो इतने सारे विचारों के बीच आखिर सहमति बनी कैसे? चलिए अब उस समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पुरानी कलाकृति इन सभी नए पैमानों पर खरी उतरी। आखिरकार नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे सभी बड़े नेता एक ही शक्तिशाली प्रतीक पर आकर सहमत हुए, अशोक की लाट। और इसे क्यों चुना गया? क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक था, अशोक के नैतिक शासन के आदर्शों का प्रतीक था और सबसे बढ़कर कानून के राज का प्रतीक था। ये सारी वो बातें थीं जो एक नए लोकतंत्र की नींव के लिए जरूरी थीं। और इसका जो फाइनल डिजाइन था, जिसे कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने तैयार किया, वो वाकई कमाल का है। इसमें हर चीज का एक गहरा मतलब है। चारों दिशाओं में देखते हुए 4 शेर शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दिखाते हैं। उसके नीचे बने जानवर कड़ी मेहनत और बहादुरी को दर्शाते हैं। बीच में जो धर्मचक्र है वो कानून और न्याय का प्रतीक है। और सबसे नीचे लिखा है हमारा आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और ये सिर्फ एक प्रतीक बदलने की बात नहीं थी, ये एक पूरी पहचान बदलने जैसा था। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अपने औपनिवेशिक नाम छोड़ दिए। रॉयल इंडियन आर्मी अब इंडियन आर्मी बन गई और इंपीरियल सिविल सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS बन गई। लेकिन इस प्रतीक की अपनी भी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, जो एक सम्राट से शुरू होती है और फिर कहीं गुम हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर से खोजा जाता है।
ये सफर देखिए कितना दिलचस्प है। ईसा से लगभग 280 साल पहले सम्राट अशोक ने सारनाथ में ये स्तंभ बनवाया। फिर सदियां बीत गईं और ये स्तंभ टूटकर मिट्टी और मलबे के नीचे दब गया, खो गया। फिर 1904 में पुराने ग्रंथों से प्रेरणा लेकर एक जर्मन इंजीनियर फ्रेडरिक ऑर्टेल ने उस जगह की खुदाई की और इसे फिर से खोज निकाला। और 1950 में यही खोई हुई विरासत आज़ाद भारत का राजकीय प्रतीक बनी। और जब फ्रेडरिक ओटेल ने इसे खोजा तो उन्हें जो मिला वो हैरान करने वाला था। करीब 7 फुट ऊंची एक मूर्ति जो हजारों साल बाद भी लगभग वैसी की वैसी थी। यह हजारों साल पुरानी कलाकारी का एक जीता जागता सबूत था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अशोक प्रतीक को चुनना सिर्फ एक राजशाही ताज बदलने का फैसला नहीं था। नहीं, ये एक नए गणराज्य को, एक नए लोकतंत्र को शांति, कानून और सत्य के हजारों साल पुराने आदर्शों से जोड़ने का एक सोचा समझा फैसला था। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाता है कि कभी-कभी भविष्य की राह अतीत से होकर ही गुजरती है। जरा सोचिए, किसी देश के लिए अपने भविष्य का प्रतीक ढूंढने के लिए अपने अतीत में 2000 साल पीछे जाने का आखिर